9 और 10 सितंबर के रोज़ भारत में राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महाकुंभ होने वाला है। G20 का शिखर सम्मेलन इस बार भारत में ही है। पिछले 1 साल से हम लगातार बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हुए देख रहे हैं। अब उसका ग्रैंड फिनाले आपके सामने आएगा। इसके लिए सरकार ने खूब तैयारी की है, हमने भी खूब तैयारी की है। हमारी भी लगातार ये जो आने वाले 10 दिन हैं उसमें आप खास प्रेजेंटेशंस देखते रहेंगे। उसका प्रीकर्सर आज आपके सामने आ रहा है, जिसमें आप एक आइडिया लेंगे कि G20 क्या है, क्यों ख़ास है, दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन होने वाला है उसमें किसे बुलाया गया है, कौन आ रहा है, कौन बुलावे के बावजूद नहीं आने वाला है, और ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें जानबूझ करके नहीं बुलाया गया। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, इनको समझेंगे, पूछेंगे। और हमारे साथ इस बातचीत के लिए मौजूद हैं इंडिया टुडे ग्रुप की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन। थैंक यू मैम इस बातचीत के लिए एग्री करने के लिए। हमें पता है आज आपका दिन काफ़ी बिजी है। स्टिल पहली चीज़ हम यही चाहते हैं कि हमारे दर्शक ये समझें कि ये जैसे उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स के बारे में सुना है, कुछ बड़े फॉर्मल हैं, फॉर एग्जांपल UN हुआ या आसियान हुआ, और फिर कुछ थोड़ी इनफॉर्मल ग्रुपिंग्स हैं जैसे G20 है। तो G20 क्यों सिग्निफिकेंट है? क्या सिर्फ इसलिए कि उसमें हर तरह के देश हैं, या उनका पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, या उनकी इकोनॉमी के साइज़ के हिसाब से, या पॉपुलेशन के हिसाब से, या फिर इसकी सिग्निफिकेंस इस डेटा के आगे भी जाती है? देखिए, इम्पॉर्टेंट सवाल है। G20 क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब आप ऐसे, और ये 20 देश नहीं हैं, 19 देश और यूरोपियन यूनियन जब मिलकर G20 बनाते हैं तो 80-85% जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या G20 एक स्ट्रेटिजिक फोरम है? क्या G20 एक ऐसा फोरम है जहाँ पे आप वर्ल्ड के कोई भी चैलेंजेस को का समाधान ढूंढ सकते हैं? ऐसा नहीं है। इट्स अ प्योरली इकोनॉमिक फोरम। 2008 से समिट लेवल मीटिंग्स चलते आ रहे हैं, लेकिन डिलीवरेबल्स के तौर पे अगर आप देखें तो ज़्यादा डिलीवरेबल्स नज़र नहीं आते। क्यों? क्योंकि G7 अगर आप देखें, G7 जो पहले G8 होता था 2014 से पहले, रूस को निकाल दिया गया, क्राइमिया जब और डॉनबास जब उन्होंने क्राइमिया पे कब्जा कर लिया था उसके बाद, तो G7 ग्रुपिंग अगर देखें आप तो वो सारे लाइक माइंडेड नेशंस हैं। G20 लाइक माइंडेड नेशंस का ग्रुपिंग नहीं है, इसलिए आपको बहुत सारे डिफरेंसेस नज़र आते हैं। और वो चैलेंजेस शायद पिछले समिट्स में इतना नज़र नहीं आया जितना बड़ा चैलेंज भारत के लिए होने वाला है कि सब एक साथ बैठ जाएं और एक डॉक्यूमेंट ही निकाल पाए। तो G20 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक चैलेंजेस के को अगर देखें उसके मद्देनज़र काफ़ी सारे सॉल्यूशंस G20 के अंदर ही निकल पाएगा। लेकिन स्ट्रेटेजिक फॉर्मेट्स और मिलिट्री फॉर्मेट्स या डिफेंस फॉर्मेट्स में देखें तो G20 का जो हर देश है अपने इंटरेस्ट्स को आगे रखता है और इंटरेस्ट खोजता है। तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक चैलेंजेस के। ठीक है, और उसी तरह उसकी नींव भी पड़ती है 1999 में जब एशियन क्राइसिस आया तब आया, और उसके बाद जब अगला फाइनेंशियल क्राइसिस आया तब उन्होंने उसको फॉर्मलाइज भी किया। तो हम उस आर्ग्यूमेंट को तो बिल्कुल समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बातचीत का मंच है, लेकिन हमने देखा है कि G20 कभी भी पॉलिटिक्स से बहुत दूर नहीं रहा। जितने देश आए हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट को, जैसे आपने अभी कहा, उसको सर्व करने की कोशिश की, और कुछ डिलीवरेबल्स उन्होंने दिए भी। सीरियन क्राइसिस के टाइम पे सीज़ फायर उन्होंने डिलीवर कराई। और हम ये देखना चाहते हैं इस बार, जैसे आपने कहा कि लाइक माइंडेड देश नहीं है, लेकिन इंडिया को एक दोनों तरह के या तीनों तरह के जो बेंट ऑफ माइंड हैं दुनिया में आज, एक हार्ड पावर में मानने वाले देशों का एक समूह है, एक सुपर पावर का समूह है जो खुद को मानते हैं, US है, बाकी कुछ देशों को बनना है, कुछ देश पुराने समय के सुपर पावर्स हैं। इन सारे बेंट ऑफ माइंड के देशों के लिए इंडिया एक थोड़ा न्यूट्रल वेन्यू की तरह है, क्योंकि इंडिया का एक बहुत ही एक विजिबल टिल्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं है नहीं। देखिए, बहुत लोग भारत में ये नहीं मानते कि हम बहुत न्यूट्रल हैं, क्योंकि उनको नॉन अलाइनमेंट से तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है। लेकिन सही मायनों में अगर आप किसी देश को आज देखें, और जो नेहरूवियन पॉलिसी को ये लोग रिजेक्ट करते रहते हैं, तो सही मायने में अगर आप देखें तो आज जो स्टैंड भारत ने लिया है, शायद वो स्टैंड इंडिया का ओरिजिनल फॉरेन पॉलिसी रहा है हमेशा से। नॉट जस्ट न्यूट्रल होना ज़रूरी नहीं है, एक स्टैंड जिसमें आपने अपनी राय रखी है लेकिन साइड नहीं लिया है, दैट्स नॉन अलाइंड। जैसे अगर यही कॉन्टेक्स्ट है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, तो क्या जो इस बार के जो जितने मेहमान हमारे आ रहे हैं, क्या वो भी हिंदुस्तान को वैसे देखते हैं कि ये एक न्यूट्रल ग्राउंड है, और वहाँ पे आकर के हर
तरह की बात हो सकती है और सब लोग एक मेज़ पे बैठ के बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चीन भी आने वाला है, रूस भी आने वाला है, यूएस भी आने वाला है और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आएंगे। हेड्स ऑफ स्टेट में तो रूस नहीं आएंगे, लेकिन उनका प्रतिनिधिमंडल होगा। आएगा। तो क्या ये देश भी भारत को उसी तरह से देखते हैं कि यहाँ जाना बेहतर है क्योंकि ये इस वेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत कुछ बदल गया है अगर आप ग्लोबली देखें, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से। और रूस यूक्रेन युद्ध पिछले साल हुआ था। अगर आप उसके नज़रिए से देखें तो सबसे बेहतरीन जो आउटकम है वो शायद बाली में ही हुआ था, क्योंकि सबको लग रहा था कि बाली में रूस आएगा, चीन होगा, कोई कंसेंसस तो हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात थी कि रूस ने अग्री कर लिया कि ठीक है आप ये पैराग्राफ डाल दीजिए, नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। कहते हैं कि भारत का भी बहुत बड़ा रोल रहा रूस के साथ बात करने के लिए, और बात किया और वेस्ट के साथ बात किया कि इसमें आप प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें, क्योंकि वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ज़रूरी था। तो क्या तब भारत का रोल इम्पॉर्टेंट था? क्या इंडोनेशिया के लिए वो बहुत बड़ी जीत थी और कैसे कर पाया इंडोनेशिया? तो न्यूट्रल ग्राउंड तो इंडोनेशिया भी नज़र आ रहा है और दिखता नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप भारत की बात करें, आज सबसे बड़ा चैलेंज जो भारत के लिए होगा वो होगा यही कंसेंसस लाना। आप दिखते हो न्यूट्रल, आप बैलेंस्ड अप्रोच लेने की कोशिश कर रहे हो एक मुद्दे पर, वो है रूस यूक्रेन युद्ध। उसमें आप वेस्ट के साथ बातचीत कर रहे हैं। कल अमिताभ कांत ने हमसे बात की और उन्होंने कहा रूस यूक्रेन वॉर इज़ नॉट आवर कंसर्न। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भारत के लिए। भारत क्या करने की कोशिश कर रहा है? भारत ये कहने की कोशिश कर रहा है कि G20 इकोनॉमिक मुद्दा है, आप युद्ध की बातें यहाँ पर लाकर कंसेंसस खराब ना करें। क्यों? शायद आज भारत को सबसे बड़ा चैलेंज इसी मुद्दे पर कंसेंसस लाने में हो रहा है। तो आप अगर उसको दरकिनार कर दे और कहे कि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये रहे चाहे नहीं रहे, हमारा कंसेंसस ज़रूरी है, हमारा कंसेंसस डेवलपमेंट ग्राउंड्स पे होना चाहिए, बॉस आप ये सब अलग रखें, तो आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि इसमें कंसेंसस नहीं बन रहा। दूसरी बात बस इम्पॉर्टेंट है, दूसरी बात, हर जगह भारत न्यूट्रल या बैलेंस नज़र आ रहा है, लेकिन एक देश के साथ नहीं, वो है चीन। SCO का जब मीटिंग हुआ था, इससे पहले कुछ समय पहले SCO समिट हुई थी, जहाँ पर भारत ने ये पता था भारत को कि G20 होने वाला है, चीन काफ़ी अड़ंगे लगा सकता है। बावजूद इसके SCO समिट के दौरान जो चाइना के पैराग्राफ्स थे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हमने ना केवल BRI और CPEC, क्योंकि CPEC हमारे लिए बहुत नाजुक, बहुत सेंसिटिव मामला है, POK के थ्रू जाता है, तो ना केवल हमने उस पे ऑब्जेक्शन किया, हमने उस पूरे पैराग्राफ पे ऑब्जेक्शन कर दिया। आज चीन वासुदेव कुटुंबकम पे ऑब्जेक्शन कर रहा है, मिलेट्स पे ऑब्जेक्शन कर रहा है, और जो विमेंस एम्पावरमेंट का इंडिया ने एक प्रपोजल, एक नाम दिया, उन्होंने कहा आप इसको क्यों ला रहे हैं, आप SDG गोल्स में जो इसका टर्म है वही यूज़ करिए, अपने नए नए ख्याल, नए नए इनोवेशन और इनोवेटिव आइडियाज़ क्यों ला रहे हैं आप? ठीक है, तो कई सारी जगहों पर आपको नज़र आएगा कि चीन रोक टोक कर रहा है। आखिरी मीटिंग होने वाली है शेरपास की, बिल्कुल समिट से पहले, वो 4 दिन की मुलाकात होगी। G20 शेरपास हर एक देश से और यूरोपियन यूनियन से आने वाले हैं, और वो जो मुलाकात होगी वहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोशिश की जाएगी कि ये जो 2 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं उसमें कोई ना कोई समाधान ढूंढे, ताकि वो भी जॉइंट कम्युनिके का हिस्सा हो। अगर वो जॉइंट स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं हुआ तो आप लोगों के लिए, मतलब कॉमन मैन के लिए ये होगा कि भारत बोलेगा जॉइंट स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट, बाकी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जॉइंट स्टेटमेंट विदाउट कंसेंसस है ना। जॉइंट स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट हो गया, लेकिन फुट नोट्स और चेयरमैन समरी अगर अलग से आ रहा है युद्ध को लेकर और चीन के मामलों को लेकर, वासुदेव कुटुंबकम को लेकर, खराब हो जाएगा। तो ऑप्टिक्स भारत के लिए कितना बड़ा वो हो जाएगा धक्का। ठीक है, जैसे इस बातचीत में बहुत सारे वो पॉइंटर्स थे जो मैंने बात के लिए बचाए हुए थे, लेकिन ठीक है हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। हम जो साझा बयान वाली बात है
तो हम ये जानना चाहते हैं कि सिंस आपने इससे पहले भी इस तरह की बैठकों को, शिखर सम्मेलनों को कवर किया है, और उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट आता है उससे पहले की जो बातचीत होती है उसमें भी आप कभी कभी प्रिवी रही हैं अपने रिपोर्टिंग के करियर में। हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से लोग बात करते हैं। जैसे अगर हम 2 हेड्स ऑफ स्टेट हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो क्या ऐसा होता है कि हम अपना ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं, आप अपना ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं और तब मैच होता है, या फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बिल्कुल अलग होती है, वो लिख के आते हैं, फिर हर कोई उसको अप्रूव करता है? वो प्रोसेस क्या होता है? इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, हर समिट या हर ऐसे ग्रुपिंग के प्रोसेसेस अलग होते हैं। मैं G20 का बेसिक जो जिस तरीके से कॉन्वर्सेशंस चले हैं वो बता देती हूँ। एक तो आपके पास एक टेम्पलेट होता है। कौन सा टेम्पलेट? पिछले समिट का। आपके पास ऑलरेडी एक टेम्पलेट है, बाली डिक्लेरेशन ये था। बहुत कुछ बाली डिक्लेरेशन से ही आगे जाएगा। एक थीम होता है जिस पर एक ये जो जॉइंट स्टेटमेंट होता है वो बनता है। बाली में जो थीम था, अगर रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ऐसे ही कुछ थीम था। वो इसलिए था क्योंकि कोविड से बिल्कुल बाहर निकलकर ये समिट पहला इन पर्सन समिट हुआ था। तो रिकवरी जो था, चाहे वो हेल्थ, इकोनॉमिक, कंट्री, ग्लोबल, सब सारे देश कोशिश यही कर रहे थे कि सब इस पैंडेमिक से उभर कर निकल आ पाए, इकोनॉमिकली भी। तो वो उनका थीम था। भारत का थीम क्या है? भारत का थीम है वासुदेव कुटुंबकम, जिस पर चीन ने ऑलरेडी आपत्ति जता दी है। तो उसका अंग्रेजी जो ट्रांसलेशन है भारत के लिए वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जो थीम भी उन्होंने G20 के जो सेशन थीम्स हैं वो भी उन्होंने वही रखा है। पहला सेशन होगा वन अर्थ, फिर वन फैमिली, वन फ्यूचर, जिसमें फ्यूचर में डिजिटल बात करेंगे, फैमिली में टुगेदरनेस, एंड वन अर्थ में क्लाइमेट चेंज, उन सब चीज़ों पर बातचीत होगी, जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप इन थीम्स को ही लेके चले तो पहले तो टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है। शर्पास जो बने होते हैं, शर्पा का मतलब क्या होता है? शर्पा एक नेपाल से आया हुआ टर्म है, गाइड। और वो क्या करता है? अपने लीडर को शिखर तक ले जाने की कोशिश करता है कि वो समिट में एक जो ऊंचाई है, जो सक्सेस है, वो शर्पा ही लेके जा सकता है। तो ये शर्पा, हर देश का शर्पा अपने अपने कंट्री का लीड होता है। वो लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आते हैं। उनके पास भी टेम्पलेट बना हुआ है पिछले उसका, और इस बारी का थीम जो होने वाला है। तो डिस्कशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर जब भारत अपना ड्राफ्ट देता है, उसमें एक एक शब्द के लिए लड़ाई है। पूरा जो डॉक्यूमेंट है, महीने लग गए हैं। वो एक एक शब्द हर कोई देश पढ़ता है, बोलता है नहीं शायद ये ठीक नहीं, ये डाल दीजिए, नहीं ये ठीक नहीं है, हमें ये चाहिए। तो फिर एक मिडिल ग्राउंड ढूंढा जाता है। लैंग्वेज, इवन द ग्रामर ऑफ इट, ये नहीं कि वो वर्ड क्या है, वो वर्ड या वो सेंटेंस क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी वुड होना चाहिए या विल होना चाहिए, उसमें भी बदलाव आ सकता है। तो हर एक शब्द के लिए लड़ाई होती है, निगोशिएशंस। हर एक शब्द की लड़ाई है, हम बोल रहे हैं, लेकिन इट इज़ अ निगोशिएटिंग प्लेटफॉर्म फॉर एवरी कंट्री। हर देश अपना अपना बात रखता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो होस्ट नेशन है, उनके अब जो प्रेसिडेंसी है जिनका, वो उन्होंने सोचा नहीं होगा, वो फिर इंट्रोड्यूस करते हैं बाकी शर्पास की इस देश से ये वाला ज़रूर हाईलाइटेड होना चाहिए। और फिर जाके ये हर जगह हुआ है। और अगर आप देखें, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हो या फिर जितने भी मिनिस्टीरियल्स थे, ट्रेड मिनिस्टर, सबके जॉइंट डॉक्यूमेंट्स नहीं निकले, मतलब होने चाहिए। चेयरमैन समरी हर एक मीटिंग के बाद आ रहा था, क्योंकि वो चेयरमैन समरी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है फाइनल जॉइंट डॉक्यूमेंट में। तो हर डिवीजन ने जब अपना ऑलरेडी समरी या जॉइंट डॉक्यूमेंट बना दिया है, आउटकम डॉक्यूमेंट बना दिया है, तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि उन्हीं को लेके, क्योंकि हर देश ने अपना और आउटकम डॉक्यूमेंट तो बना दिया है, चाहे इकोनॉमिक में इकोनॉमिक मिनिस्टर्स, ट्रेड में ट्रेड मिनिस्टर्स, कल्चर में कल्चर मिनिस्टर्स, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो 4 दिन का फाइनल मीटिंग जो होने वाला है, वो शर्पा मीटिंग होने वाला है समिट से बिल्कुल पहले, और सारे शर्पा मिलकर वो फाइनल निगोशिएशन करेंगे एक जॉइंट डॉक्यूमेंट के लिए, जो अभी तक मैं आपको कह सकती हूँ तैयार नहीं है। डॉक्यूमेंट तैयार है, कंसेंसस ऑन जॉइंट डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं बना।
अच्छा मैम, इसमें हमने देखा कि हिंदुस्तान में 50 से ज़्यादा शहरों में ऑलमोस्ट 200 मीटिंग्स हुई हैं अलग अलग तरह की। मतलब पूरे एक साल का जो प्रेसिडेंसी था, उन्होंने एक पूरे साल का ही एक महोत्सव की तरह गवर्नमेंट ने बनाया। और दोनों मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो डिलीवरेबल्स हैं वो उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन वो नेशनल पॉलिटी में भी खूब डिस्कस हुआ। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में आने लगा, जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं वहाँ पे G20 का लोगो आपको दिख रहा है। आर्मी डिफेंस तक के उसमें हमने देखा कि G20 का लोगो उन्होंने भी लगाया। तो हमें जानना चाहते हैं कि ये सारी जो बैठकें होती हैं, इसमें जो हम चाहते हैं कि हमारी ब्रांडिंग हो, है ना, अंदर भी बाहर भी, उसमें क्या ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है? किसी भी देश में होता तो वो लोग ऐसे ही करते, या फिर मोदी सरकार ने इसको अलग तरीके से ट्रीट किया है जब उनके पास ये मौका आया, और उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि इससे इंडिया की ब्रांडिंग दुनिया में हो, उसमें कितना सुधार आया है? देखिए, हर कंट्री में तो G20 ऐसे नहीं होता है, और हर कंट्री में G20 मीटिंग्स भी ऐसे स्प्रेड आउट नहीं होते हैं कि हमने 200 मीटिंग्स 50 सिटीज़ से ज़्यादा में करे हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट साउथ ऐसा कहीं हर नहीं जगह होता हुआ है। और ऐसे होर्डिंग्स भी नहीं लगते हैं। इस एक्सटेंट, इस स्केल का खर्चा कोई और देश G20 पर नहीं करता है, क्योंकि उन्हें G20 के लिमिटेशंस पता है। हमें भी पता है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि G20 कहीं ना कहीं बदल रहा है, क्योंकि दुनिया आज अगर स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखी जाती है तो एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देखने लगे हैं दुनिया को लोग। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है और आप वैसे स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग हो, तब भी आपका कोई काम नहीं। अगर आप स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो और स्ट्रेटेजिकली इतने नहीं हो, तब भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं। लेकिन इकोनॉमी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपने सही कहा, इससे पहले जितने भी देश थे, पहली बात तो यह है कि 2008 से लेकर अब तक डेवलपिंग नेशंस को कम मौके मिले, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में आप देखें अमेरिका ने बहुत सारे समिट्स होस्ट किए, क्योंकि बाकी सबके पास उतना वेयरथॉल नहीं था कि वो 20 मतलब 19 कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन 20 डेलीगेशंस और इनवाइटेड कंट्रीज़ को होस्ट करे। अब हो गया है तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा उसको एक वो अगर हम कहेंगे तो आप बोलेंगे कि वी आर वेलकमिंग क्रिटिसिज्म, बट देयर इज़ अ पॉलिटिकल एंगल टू इट। ये एक इलेक्शन ईयर है इंडिया के लिए, कहीं ना कहीं सरकार को दिख रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी, और भारत के लिए पहला अपॉर्चुनिटी। इससे पहले हमने किए हैं होस्ट, नाम किया है, हमने इंडिया अफ्रीका समिट किया है, लेकिन इस स्तर पर, इस लेवल पर कोई ऐसा इवेंट हमने होस्ट नहीं किया। क्या ज़रूरी था इतने इस स्केल पे करना? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आपको इस स्केल पे करना था, अगर आप 50 सिटीज़ बता रहे हैं और आपने कहा हर जगह G20 के होर्डिंग्स है, प्राइम मिनिस्टर के होर्डिंग्स है, मुझे एक सिटी बता दीजिए, और या तो एक स्टेट बता दीजिए जहाँ पे आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को देखा हो, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर का भी फ़ोटो लगा हो, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर इनवाइटेड हो, बीजेपी और नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स इनवाइटेड हो। तो आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, और अगर आप इस स्तर पे कर रहे थे तो ये बहुत बड़ा और अच्छा अपॉर्चुनिटी था, न केवल देश के कल्चर और स्टेट्स के कल्चर डाइवर्सिटी को दिखाने का, बल्कि एक ऐसा मौका था जहां पर शायद स्टेट गवर्नमेंट्स इन देशों के साथ कुछ अपने में काम कर सकते थे। ठीक, हमने इस पूरे साल के कैलेंडर की बात कर ली, और उस पर आपकी टिप्पणी को भी डॉक्यूमेंट कर लिया गया है। दर्शक उस पर अपनी राय भी रखेंगे। हमें जानना चाहते हैं कि अब आते हैं इनवाइटीज़ जो हैं, और जो बुलाए गए हैं और नहीं आएंगे, और जो नहीं ही बुलाए जा रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा नाम ऑब्वियसली उसमें, क्योंकि एक मेंबर देश है G20 में, रूस, रशियन फेडरेशन, उसके राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं। और इस तरह की खबर है कि उन्होंने कॉल करके बताया भी है कि उनके कुछ कारण हैं। उस कॉल के बारे में, मतलब वो है तो पब्लिक डोमेन में, लेकिन आपको जो जानकारी मिली है उसके आधार आप क्या सोचते हैं कि क्या वास्तव में उन्होंने सही कारण बताया है? देखिए, उन्होंने एज सच कोई कारण नहीं बताया। उन्होंने बोला दैट ही इज़ प्री ऑक्यूपाइड, लेकिन प्री ऑक्यूपाइड तो हैं, क्योंकि जब ब्रिक्स समिट हो रहा था तो लोगों को लगा कि ब्रिक्स के लिए क्यों नहीं गए। उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न था ब्रिक्स में नहीं जाने का। साउथ अफ्रीका ICC का सिग्नेटरी है,
और अरेस्ट वारंट निकला हुआ था। साउथ अफ्रीका ने एश्योरेंस दिया था कि हम नहीं कर सकते, तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन रशिया अपने आप को एम्बैरस नहीं करने वाला था। लेकिन मुझे लगता है वो प्रिगोजिन और दिमित्री उतकिन का जो इंसिडेंट हुआ, कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदल रहा है। आज की डेट में जिस तरीके की खबर हम सुनते हैं कि डिफरिंग फैक्शंस जो थोड़ा एंटी पुतिन हो गए, ऐसे वक्त में अगर वो क्रेमलिन छोड़ के आते हैं और ऐसा कोई भी अटेम्प्ट हुआ उनके प्रेसिडेंसी के खिलाफ, तो वापस जाना, वापस से हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स एन ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि रूस ऐसा देश है जो, ये बात सही है कि अगर वो यहाँ पे आते तो भारत के लिए, भारत चाहता था कि पुतिन आए, भारत चाहता था कि सब आए, क्योंकि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल था कि सब जब भारत के बुलाने पे आएंगे, तो वो चाहते थे आए। एक मैनेजमेंट करना पड़ता कि कौन कहाँ खड़ा होगा, बाइडेन के आगे ना आ जाए, ताकि कोई कोल्ड शोल्डर ना कर दे, और पुतिन अगर आएंगे तो उस रूम में बात करेंगे। फैमिली फ़ोटो तो खैर होना ही नहीं था। फैमिली फ़ोटो नॉर्मली हर समिट के एंड में होता है जब सब साथ खड़े होते हैं, लेकिन पुतिन छोड़े सर्गे लैवरोव के साथ भी कोई खड़ा नहीं होएगा। तो इस बार फैमिली फ़ोटो नहीं होने वाला, इंडिविजुअल हैंडशेक फ़ोटोज़ होंगे। अच्छा, देयर इज़ गोइंग टू बी नो G20 फैमिली फ़ोटो, जो हमेशा एक आते सबके फ्लैग्स लगते हैं और सब लोग खड़े होते हैं। हाँ। इस बार नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था, क्योंकि लैवरोव के साथ भी कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था, और इस बार और पुतिन आते तो बिल्कुल भी नहीं। तो उनके रीजंस वैलिड थे। कई लोग कह रहे थे शायद आधे दिन के लिए आके चले जाए, लेकिन क्यों? वो भी एम्बैरेसिंग है उनके लिए, आधे दिन के लिए आके बोल के जा सकते थे। ऐसा कोई रीज़न नहीं नज़र आता कि वो जोर ऑन पर्पस इंडिया को एम्बैरेस करने की कोशिश करेंगे। उनके सच्ची बहुत ज़्यादा प्रीऑक्यूपेशंस है, और G20 अभी उनका लास्ट कंसर्न है। हाँ। लेकिन अगर आप मुझे चीन के बारे में पूछे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मैं उधर ही आ रहा था। बस एक चीज़, हमारी रिसर्च टीम अभिषेक ने, जिन्होंने ये सारा डॉक्यूमेंट तैयार किया, उन्होंने ये कहा कि ये बात ठीक है कि वो प्री ऑक्यूपाइड हैं और वो ज़्यादा फ्लाई नहीं कर रहे हैं, या वो ऐसे ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, मतलब जिस भी चीज़ में रिस्क हो वो चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा टाइम अभी बाकी चीज़ों पे देना है। पर वो चीन जाने वाले हैं, पुतिन, और वो हिंदुस्तान नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। तो वो इस हम कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करते हैं? देखिए, मैं वही बोल रही हूँ कि यहाँ पे आना उनके लिए ऑकवर्ड मोमेंट ज़रूर हो जाता, कि वो 2 घंटे के लिए आए, आप अपना स्पीच दे के चले जाएं। क्यों? हाँ। लेकिन क्यों? अगर मैं फैमिली फ़ोटो में ये लोग मेरे साथ नहीं खड़े होंगे तो वो सबसे बड़ा स्नब है ना, तो वो क्यों अपने आप को एम्बैरस करे? तो इसीलिए। लेकिन सच ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलरली, और देखिए पुतिन जब भी भारत आते ऑलमोस्ट उनके डे विजिट्स ही होते हैं, वो शायद ही कभी रात को रुके होंगे भारत में। तो इंटरेस्टिंग है कि वो कभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं, लेकिन ऑन पर्पस इंडिया को एम्बैरस नहीं करेंगे। चीन और रशिया का जो रिलेशनशिप है इस युद्ध के चलते बहुत अलग हो गया, सुधर गया है, डायनामिक्स चेंज हो गए। जो एक बार पावर प्ले होता था रूस और चाइना के बीच में, अब वो पावर प्ले में चाइना उठता नज़र आ रहा है। तो चाइना के बुलाने पे अब वो जाएंगे। अच्छा, ये जो आए, बुलाए, नहीं बुलाए, और बुलाए और नहीं आए वाले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगला जो नाम है वो जस्टिन ट्रूडो का है, प्रधानमंत्री हैं कनाडा के। और इस तरह की खबर पहले चल रही थी कि बहुत सारी चीज़ें आप बताएंगी उनके बारे में, कि इन चीज़ों के चलते हो सकता है कि वो न आए। अब ये खबर है कि वो आएंगे, लेकिन उनके पुराने अनुभव बहुत अच्छे नहीं भी रहे हैं। तो ये जो इसीलिए वो बस क्रिएट हुआ, वो क्या कारण थे कि आप प्लीज़? नहीं, लेकिन वो बस स्पेकुलेशन था। मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि कनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन ये सोच रहा था, क्योंकि हाल फिलहाल में खालिस्तानी इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए दोनों देशों के बीच। उससे पहले देखिए ये प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आते जा रहे हैं। उससे पहले फार्म लॉज को लेकर हो गए थे, क्योंकि कनाडा में जो पंजाबी पॉपुलेशन है, सिख कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि जो उनका ऑपोजिशन लीडर है वो प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशंस रखता है और सिख है। तो इस वजह से उनको स्टेटमेंट देना पड़ा था कि आप फार्म लॉज, उन्होंने फार्म लॉज पर सच नहीं टिप्पणी की थी। उन्होंने बस ये कहा था कि अगर जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको लोगों की सुननी चाहिए, अपने लोगों की, बस। और उस पर बहुत बवाल मच गया था। तो एक वो हो गया।
उसके बाद अब खालिस्तानीज पे कनाडा ने साफ तौर पे कह दिया कि प्रोटेस्ट करना हर किसी का हक है यहाँ पर, हम वो हक किसी से छीन नहीं सकते। अगर कोर्ट्स में जाकर अगर इन्होंने दंगा कर दिया या वायलेंस में इन्वॉल्व है तो बात अलग है, लेकिन एज सच कोई पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहे वो कुछ भी लिख रहा हो, लगा रहा हो, दिस इज़ अ फ्री कंट्री, हम उन्हें रोक नहीं सकते अनलेस वो ऐसा कोई हो, ऐसा कुछ लिखा हो जहाँ पर आप बाकियों को इंस्टिगेट कर रहे हैं वायलेंस के तरफ। मैं वही बोलने वाला था, क्योंकि तरफ। इंडियन इंसिस्टेंस आई गेस यही था कि ठीक है आप डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ भी होते हैं, आप वहाँ करा लीजिए, वहाँ माहौल थोड़ा ज़्यादा खुला है तो वहाँ ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, ग्रांटेड। बट जो एक मिलिटेंट साइड है या जो ज़्यादा इंसीडियस जो एलिमेंट्स हैं उनको वो शायद इंडियन साइड बहुत खुश नहीं था जिस तरह से ट्रूडो वहाँ डील कर रहे थे या जो ट्रीटमेंट था उनकी लैंग्वेज का, इसलिए वो बात चल रही थी। एनीवेज वो अब आ रहे हैं वोट बैंक जी, तो हाँ वो आ रहे, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले ज़ेलेंस्की से बात करते हुए ये कह दिया कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि आपको इनवाइट नहीं किया गया है। यही जानना चाह रहा था कि जैसे मेंबर तो मेंबर आएंगे और फिर मेंबर्स की, इंडिया होस्ट है तो इंडिया बहुत सारे लोगों को बुलाएगा। G7 ने ज़ेलेंस्की को इनवाइट किया था ना। हाँ, और मेंबर होस्ट ने भी बुलाना है और फिर आई गेस मेंबर्स का भी इंसिस्टेंस रहता है कि आप इनको बुलाइए, ये हमारे दोस्त हैं। जैसे शादी में होता है कि फूफा जी को भी बुला लो, मामा जी को भी बुला लो, तो ज़ेलेंस्की को एक्सपेक्टेशन था। देखिए कनाडा के साथ रिश्ते इतने कुछ खास नहीं कि कनाडा बोल सके कि आप ज़ेलेंस्की को भी बुला लीजिए, लेकिन उनको लग रहा था कि अब तो ये ऑब्वियस सी बात है कि युद्ध चल रहा है, आप जो अफेक्टेड पार्टी उसका सुनना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए वो चाह रहे थे कि शायद बुलाएंगे। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए था कि भारत ज़ेलेंस्की को बुलाकर एक ऑलरेडी हमारे पास इतना बड़ा पहाड़ है कि कंसेंसस कैसे लाया जाए। ज़ेलेंस्की को अगर हम इनवाइट कर देते तो रशिया तो कंसेंसस किसी चीज़ में भी नहीं देता, तो हम उस एरिया में नहीं जाना चाहते जहाँ पर हमारे लिए नुकसान हो जाए, तो हमारा उसमें ज़्यादा नुकसान था। लेकिन उन्होंने कह दिया कि जब मैं जाऊँगा मैं आपकी बात रखूँगा, और हर देश रखेगा। कनाडा क्या, बाइडेन भी रखने वाला है, जर्मनी रखने वाला है, ऋषि सुनाक रखेंगे। मैम डॉक्टर जयशंकर ने जैसे कहा, उनसे भी इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और उन्होंने क्लियर किया कि देखिए हम उस थीम के साथ जा रहे हैं कि G20 इज़ अबाउट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो हम उसी थीम से जुड़ी हुई सारी चीज़ें कर रहे हैं, और अगर सिक्योरिटी है या IR के जो बाकी जो विषय हैं उनको हम इस मंच पे डिस्कस करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमने ज़ेलेंस्की को भी नहीं बुलाया। जो मेंबर्स है वो आ रहे हैं और जिनका इससे कोई लेना देना है वो आ रहे हैं। आप कितना सेटिस्फाइड महसूस करती हैं जिन्होंने इतने सालों से IR को कवर किया? क्या इतना ही स्पेसिफिक होकर के लोग अपने प्रायोरिटीज को तय करते हैं कि किसे बुलाना नहीं बुलाना है, या फिर देयर इज अ पॉलिटिकल एंगल टू इट? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जैसे हमने इससे पहले SCO में देखा है या बाकी समिट्स में हम देखते हैं कि उनका भी मेन ऑब्जेक्टिव होता है ज़्यादातर इकोनॉमिक कोऑपरेशन या इंटरनेशनल रिलेशन टाइप की बातें होती हैं, लेकिन उसकी खबर बड़ी बनती है कि फलाने राष्ट्राध्यक्ष के सामने इन्होंने इनको सुना दिया, आतंकवाद पर कड़ी टिप्पणी कर दी या ऐसा कर दिया। तो पॉलिटिक्स तो होती ही है वहाँ पे। तो आपको डॉक्टर जयशंकर का बयान उस पर क्या सोचती हैं आप? देखिए यहाँ पर अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देख के ही इनवाइट किया गया है। अगर आप ब्रिक्स में देखें तो एक बड़ी अच्छी खबर निकली थी सूत्रों के हवाले से कि जो ये देश नए ऐड हुए हैं ब्रिक्स में, उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि भारत चाहता था कि वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को ऐड करे, सऊदी अरेबिया, UAE, तो अर्जेंटीना, इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ जो भारत के लिए इम्पॉर्टेंट लग रहा है। अगर आप ये इनवाइटी लिस्ट देखें, इसमें भी जो कंट्रीज़ है वो भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी LCC से मिल के आए थे इजिप्ट में, मॉरिशस भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडियन ऑरिजिन के लीडरशिप है वहाँ पर, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE। तो ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं भारत एक मैसेज ज़रूर भेजना चाह रहा है ग्लोबल साउथ को लेकर। तो अगर आप G20 की ग्रुपिंग देखें, मेजर इकोनॉमीज़ हैं, और अगर आप इनवाइटेड कंट्रीज़ देखें तो सब ग्लोबल साउथ, नेदरलैंड्स को छोड़ के सब ग्लोबल साउथ के हैं। देर ऑल फ्रॉम द ग्लोबल साउथ एंड सबकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। स्पेन एक परमानेंट इनवाइटी है, जहाँ जो भी G20 होता है स्पेन हमेशा इनवाइटेड होता है। तो इनफैक्ट 9 इनवाइटी कंट्रीज़ हैं जो भारत ने इनवाइट किया, जिसमें से 8 भारत ने चुना है। स्पेन हमेशा इनवाइट किया जाता है। अच्छा। तो स्पेन के लिए एक परमानेंट सीट ही है एज एन इनवाइटेड मेंबर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखे हैं
ऐसा नहीं है कि बस ग्लोबल आउटलुक देख के कर रहे थे, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में एक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ ज़रूर नज़र आएगा जब आप इन देशों को देखेंगे। दो और मेंबर्स को लेकर के मैम हमारे छोटे छोटे सवाल हैं। हम पहले तो ये जानना चाहते हैं कि जो बाइडन यूएस के राष्ट्रपति वो ना सिर्फ समिट के लिए आ रहे हैं बल्कि वो 2 दिन का टाइम और निकाल के आ रहे हैं। क्या कोई हम बायलैटरल डिलीवरेबल्स के बारे में सोच सकते हैं? 2 दिन नहीं, एक मतलब 7 की रात को आएंगे, 8 तारीख को बायलैटरल होगा मोदी और बाइडन का। मैं तो ऐसा ऐलान कर रही हूँ जैसे कि मैं ही स्पोक्स पर्सन हूँ, ऐसा नहीं है, कॉन्फर्मेशन नहीं आया, लेकिन आप लाइकली बोल सकते हैं कि द लाइकली। 8 तारीख को जब सारे लीडर्स अराइव कर रहे हैं तो बाइडन क्या कर रहे होंगे भारत में? तो मोदी और बाइडन का जो बायलैटरल अगर होना है वो 8 तारीख को हो जाएगा। 9 तारीख से समिट शुरू है। किस तरह की बातचीत एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? देखिए अभी आज ही जो क्लियर हो गया है जी डील, जो नोटिफिकेशन 28 जुलाई को जब साइन हुआ था, जो डील है इंजन्स के लिए, जी हाँ, F414 का जो डील है वो अब क्लियर हो गया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए। इसमें भी पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा है भारत को, बस 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिल रहा है। तो यहाँ पर हम एरिक गारसेटी जो भारत पे अमेरिकन दूत हैं, राजदूत हैं, उन्होंने कहा कि इसको हम स्टेट विजिट की तरह बनाना चाहते हैं, जैसे हमने उनको वेलकम दिया था। वो ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या कुछ करने वाले, क्या कोई इवेंट हो रहा है, क्या ऑन द साइड लाइन्स स्टूडेंट से मिलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं बाइडन। जो बायलैटरल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑन द साइड लाइन से अभी स्टेट विजिट के बाद आए तो आप बहुत ज़्यादा डिलीवरेबल्स मत एक्सपेक्ट करिए, लेकिन फॉरवर्ड मूवमेंट ज़रूर देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं सेमीकंडक्टर को लेके, ट्रेड को लेके, इकोनॉमी को लेके। देखिए FTAs तो एक दिन में नहीं होता है, उसमें वक्त लगता है, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे सच अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं दोनों के बीच, और एक दूसरे के साथ खड़े होके बात कर रहे हैं और प्रेस स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वही बड़ी बात है कि जिस तरीके का रिलेशनशिप भारत और अमेरिका का बढ़ा है वो इन सालों में वो पास्ट जो मीटिंग्स होते थे उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन आप कहीं ये नहीं सोचिएगा कि जो मनमोहन ने डिलीवर किया हमारे लिए, चाहे वो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो, चाहे वो डिफेंस में आगे बढ़ना हो, जो उन्होंने डिलीवर किया उससे आप यू कैन नेवर टेक दैट अवे फ्रॉम मनमोहन। वो तो एक क्रम से चलता है। जैसे कि अगर लोगों को लग रहा है कि आज ही US इंडिया रिलेशंस पैदा हुए, ऐसा नहीं है। वो चले सबसे बड़े जो ईयर मार्किंग फिगर वो डेट्स हैं, ईयर्स हैं, वो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट होगा। वो एक शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद फिर आप वो तीनों फाउंडेशनल पैक्स आप करते हो, उसमें से ऑब्वियसली कुछ पैक्स, 2 पैक्स आई गेस डिफेंस ये इस तरफ होते हैं। फिर आफ्टर 14 एक पहले 3 आपको, अगर आपको यूएस के साथ एक डिप्लोमेटिक मैरिज चाहिए, अगर आपको सिक्योरिटी कोऑपरेशन चाहिए, तो वो एक न्यूक्लियर डील की तरह का डॉक्यूमेंट वो आपसे साइन कराते हैं। फिर 3 अलग सेपरेट डील्स होती हैं, हमारी तीनों उनके साथ में हो चुकी हैं। और बाय द वे F414 जो है ये आपके तेजस Mark 2 में लगेंगे, जो कि अंडर डेवलपमेंट है। तो ये एक वेलकम स्टेप है। और वो क्रेडिट बराबर जिन्होंने न्यूक्लियर डील की उनको उसका क्रेडिट, और जो इंजन्स खरीद रहे हैं वो इंजन्स का क्रेडिट इधर, तो मैं वो बराबर कर देता हूँ। लोग क्योंकि समझते नहीं है, जैसे ही कॉन्टेक्स्ट से बात को रिमूव किया जाता है। ठीक है, बाइडन के बाद मैम अगला सवाल हमारा शी जिनपिंग से जुड़ा हुआ है। शी जिनपिंग इसीलिए मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था कि शी जिनपिंग आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली यही वो आ रहे हैं, और G20 में पता नहीं हमें, आप बता रहे हो। मुझे कल खबर पढ़ रहे थे हम, तो हमारे ऑफिस से कॉल आया कि मैम शी जिनपिंग आ रहा है, ये तो सारे रिपोर्ट मैं बोला कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं से भी ये नहीं आया कि ही इज नॉट गोइंग टू कम। आ गया ना, आज रिपोर्ट्स आ गए, एक्सक्लूसिव खबर है दो बड़े इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स में कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे, नहीं आएंगे। किसको भेजेंगे? लाइकली रॉयटर्स का कॉपी है। अच्छा। तो रॉयटर्स का वायर्स का कॉपी जब होता है ना, तो वो हेडक्वार्टर से होता है, यानी कि बीजिंग का रिपोर्टर। शी जिनपिंग नहीं आ रहे, नहीं, लाइकली नॉट टू कम। तो जब मुझे आज कॉल आया मैम शी जिनपिंग नहीं आ रहे, उस पर मैंने बोला कल आ रहे थे, आज नहीं आ रहे। जब तक शी जिनपिंग खुद मोदी को कन्वे नहीं करते कि मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा, और अनाउंसमेंट नहीं होता, एवरीथिंग इज इन द रेल्म ऑफ स्पेकुलेशन। क्या हालात बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। आप ब्रिक्स में जो मुलाकात हुई उसके बाद के स्टेटमेंट्स को पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि भारत और चीन के बीच हालात कितने ख़राब है।
चीन नॉर्मली ये अपने स्टेटमेंट में लिखता नहीं है एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्होंने अपने दोनों पार्टीज ने डाला, लेकिन चीन ने पहले डाल दिया। उन्होंने बोला एट द इंसिस्टेंस ऑफ, नहीं भारत ने नहीं डाला, भारत ने नहीं डाला एट द इंसिस्टेंस ऑफ। नहीं, जो बाद में क्लैरिफिकेशन यहाँ से किए गए थे ना। अच्छा, बताइए मुझे कहाँ है? आप ऑन रिकॉर्ड आके बता दीजिए ना हमें, जैसे वो ऑन रिकॉर्ड चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है एट द इंसिस्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो हमें लगा ये अगर बोल रहे हैं तो इसमें कुछ पेच है। देन हमने पूछना शुरू किया, तो बोला कि नहीं, उन्होंने बायलैटरल रिक्वेस्ट मांगा था। तो क्या चीन के बायलैटरल रिक्वेस्ट को हमने रिजेक्ट करके एक लाउंज में बैठ के बातचीत की? ऐसा हो सकता है? नहीं, कहीं ना कहीं वो बायलैटरल रिक्वेस्ट बहुत, उन्होंने बोला अर्लियर, मच अर्लियर, है ना, तो वो बायलैटरल रिक्वेस्ट को वो आगे बढ़ाया ही नहीं उन्होंने। तो इसलिए कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं था फॉर अ बायलैटरल मीटिंग बिटवीन द टू। मोदी जी को दिखा कि एक अपॉर्चुनिटी की बैठ के बात कर ले, तो उन्होंने बात कर ली, क्योंकि उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, शी जिनपिंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। ये स्टेप लोग इसको ऐसे ले रहे हैं ताकि फिर सॉस बेस खबर आ रहा है जैसे कि कोई बेइज्जती कर दी चीन ने। ये बेइज्जती वाली बात नहीं है, आप होस्ट हो, आपके यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट G20 समिट होने वाला है, आप कुछ भी करोगे अपने इम्पोर्टेंट गेस्ट्स को इनवाइट करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि वो आए। तो अगर वो कदम बढ़ाया भी गया तो ये देख के ना चले कि बॉर्डर में कुछ हो रहा है और मोदी ने जाके ऐसे नहीं, ये इसलिए भी है कि आपको वो एक पॉजिटिव स्टेप लेना है ताकि वो G20 में आए। उसके बाद क्या हुआ, मैप्स आ गए हैं, टनल्स की खबर आ गई, और आज ये खबर आ रही है कि वो शायद ना भी आए। वो नहीं आएंगे तो भारत के लिए बहुत बड़ा स्नब होगा। कुछ लोग उसको ट्विस्ट दे के ये कह रहे कि देखो हमारे प्रेशर में, इतने प्रेशर में आ गए हैं कि शी जिनपिंग नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ही इज़ अ वेरी पावरफुल मैन, ही इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल लीडर। आज भी देश और दुनिया सप्लाई चेन्स की बात करता है, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स की बात करता है, भारत को अल्टरनेटिव की तरह बताता है, दिखाता है, जो होगा, आज नहीं है, कभी ना कभी होगा, लेकिन आज नहीं है। आज चीन का कोई अल्टरनेटिव सप्लाई चेन में नहीं है। आपको क्यों दिख रही है रायमोंडो जो कॉमर्स सेक्रेटरी है US की, चीन में 2 दिन पहले उन्होंने शायद ये बोला होगा अनइन्वेस्टेबल बोल रहे हैं अमेरिकन फर्म्स, लेकिन आप गए तो सही ना, आप गए, आप चीन से बातचीत कर रहे हैं। एरिक गारसेटी से जब हम बात कर रहे थे, अमेरिकन राजदूत, उनसे जब हमने कहा कि चीन को लेकर देखिए बड़े प्रॉब्लम्स है भारत के, आपका क्या कहना है, अभी हाल फिलहाल मोदी और शी मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें प्रॉब्लम तो नहीं है किसी का एंगेजमेंट हो किसी के साथ, उल्टा हम इनकरेज करते हैं एंगेजमेंट, हम भी एंगेज कर रहे हैं चीन को, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स ना छोड़े। भारत अपने प्रिंसिपल्स तो नहीं छोड़ रहा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, पहले कहते थे बॉयकॉट चाइना, डोंट टॉक टू चाइना, और यहाँ पे आप कहना कि एंगेज चाइना, ये एक शिफ्ट है। क्यों? क्योंकि आप चाहे अभी कुछ भी कर लो, जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रॉपर रेजिलिएंट सप्लाई चेन के लिए नहीं बन जाता, तब तक आप चीन की तरफ देखते रहेंगे। ट्रेड देखिए, चाहे वो अमेरिका के साथ चाहे भारत के साथ, तो शी जिनपिंग का रूस का ना आना समझ आता है, शी जिनपिंग का एक बहुत बड़े इकोनॉमिक फोरम में ना आना, जो G20 समिट शी जिनपिंग मिस नहीं करते हैं। चाहे उनको वेस्ट कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हो, चाइना को हम कॉर्नर कर देंगे, ये कर देंगे, वो अपनी जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने बायलैटरल्स करते हैं, वो अपनी जगह दिखाते हैं G20 में। ब्रिक्स में जिस तरीके का वेलकम, उनका स्टेट विजिट था, लेकिन जिस तरीके का वेलकम शी जिनपिंग को मिला वो अनमैच था। रशिया हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ऑफ कोर्स ब्राज़ील है, उस तरीके ब्राज़ील हो, उस तरीके का वेलकम नहीं था। तो शी जिनपिंग एंड चाइना हैव मेड देयर प्लेस। अच्छा होगा अगर वो आए। अभी तक खबर ये आ रही है कि वो शायद ना आए। मुझे नहीं लगता कि शी जिनपिंग G20 जैसे समिट को बस इंडिया को स्नब करने के लिए मिस करेंगे। हाँ, क्योंकि वो बिगर पिक्चर पे हमेशा उनका फोकस हमने देखा है कि वो दूसरी चीज़ों उनकी प्राथमिकताएं रहती हैं, और यहाँ पे आके उनका फोकस होगा कि वो अपनी बात रखें आगे। हाँ, वो अपनी बातें करेंगे, वो बाकी अपनी मीटिंग्स करके जाएंगे, और बायलैटरल मीटिंग्स इतने इम्पोर्टेंट होंगे उनके यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता, लेकिन ये बस स्पेकुलेशन है। जब तक
हम खुद अपने सूत्रों के हवाले से कंफर्म नहीं कर सकते हैं, या हम बता नहीं पाएंगे कि वो आएंगे या नहीं। कल तक तो था कि आने वाले। एक छोटी सी टिप्पणी मुझको, बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद हम खत्म कर रहे हैं इस बातचीत को। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम मानते हैं कि शी जिनपिंग आते हैं, हाँ। या नहीं आते हैं, तो वो अपने यहाँ से जो हाईएस्ट पॉसिबल जो भी प्रोटोकॉल वो देते हैं, वांगी को भेज देते हैं, तो हम क्या कोई एक बायलैटरल डिस्कशन यहाँ पे सॉरी ये छोटा सा मुझे ऐड करना होगा। तो हम एक ऑफिसर से बात कर रहे थे, हमने पूछा कि देखिए शी जिनपिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बोला उन्होंने कि देखिए G20 जो शिखर सम्मेलन होता है वो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट का होता है जी। तो अगर हेड ऑफ स्टेट नहीं आ रहा, हेड ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगा। हमारी क्या बेइज्जती है? अगर शी जिनपिंग नहीं आया तो ले चांग आ जाएंगे। वांग ही तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उन्हें फॉरेन पॉलिसी मैटर्स के लिए, हाँ। लेकिन ले चांग आ सकते हैं जो प्रीमियर है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर लेवल। लेकिन असली पावर हम जानते हैं कि वहाँ पे बॉस, वो तो हम समझ ही गए, लेकिन अब देखो यहाँ पे भी अपना बचा रहे हैं ना ऑफिसर्स। बोल रहे देखिए ये हेड्स ऑफ स्टेट हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की समिट होती है, हेड ऑफ स्टेट आए चाहे हेड ऑफ गवर्नमेंट, कहीं लगे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। मतलब पत्रिका गई है तो घर से कोई जाना चाहिए। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति तो नहीं जाता G20 के लिए, हेड ऑफ स्टेट तो नहीं जाता, हेड ऑफ गवर्नमेंट जाता है। तो फिर मैं बस ये छोटी सी एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अगर वहाँ से किसी भी लेवल पे कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ से आता है, तो हम क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो 2020 से हम लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं नॉर्दर्न बॉर्डर पे, और हमारा एक लंबा फेस ऑफ चल रहा है, हमको आर्मी भी डिप्लॉय करके रखनी पड़ी है वहाँ पे इतने इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट में, क्या हम उसका कोई डेडलॉक में कोई इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वो आते हैं और बैठ के बातचीत होती है? तो अगर बायलैटरल हो जाता है तो शायद, वहाँ पे भी हम शायद ही कहेंगे, क्योंकि अगर आप चीन का स्टैंड देखें तो काफ़ी हार्श हो गया है। कुछ जगहों पर वो वापस जाने को तैयार ही नहीं है। हमारा ये कह देना कि यहाँ पे कोई घुसा ही नहीं है, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया है। क्योंकि अब हमारे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में हम कभी भी स्टेटस को एंटी की बात को एंटी नहीं बोल सकते हैं। हम हमेशा बोलते हैं विड्रॉल। अरे विड्रॉल का मतलब ही होता है स्टेटस को एंटी, लेकिन राइट हम ये चाहते हैं कि अप्रैल 2020 के पहले जो था तो वो स्टेटस को एंटी ही बोला जाता है। लेकिन क्योंकि लीडरशिप से ऐसे स्टेटमेंट्स आ गए, अब हम स्टेटस को एंटी नहीं यूज करते हैं, हम बस बोलते हैं विड्रॉल। ठीक है, हम शुड गो बैक फ्रॉम द परसीव्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि उनके परसेप्शन में ये है, हमारे परसेप्शन में, अरे हमारे परसेप्शन में हमारा है ना। हाँ। तो फिर स्टेटस को एंटी ही हुआ, लेकिन स्टैंड बहुत हार्श हो गया चीन का। और ऐसा नहीं लगता कि लीडरशिप लेवल में आके बोल देते हैं हाँ, इंटेंट होना चाहिए ना। मुझे वो इंटेंट नज़र नहीं आता चीन के स्टेटमेंट्स में कि वो ये बदलाव लाना उनको इसमें स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। क्योंकि जब हम ज़्यादा करीब नज़र आते हैं अमेरिका से, तो यही चीज़ें भारत को चीन के तरफ मजबूर कर देता है बात करने में, इंगेज करने में। तो दिस इज़ अ स्ट्रेटेजिक वीक पॉइंट, एंड वो इसको बना के रखेंगे अगर जब तक वो उधर बैठे हैं। हमने अपने जो कुछ पोजीशंस थे उसको छोड़ा यही सोच के कि वो अपने जो प्रॉमिसेस है उसको ऑनर करेंगे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं गए। ठीक है, हम इन सारे विषयों पे हम बातचीत को कंटिन्यू करते रहेंगे। ये बहुत सारे वैसे सवाल हैं जिनको एक बातचीत में समअप करना या एक वीडियो में आपके सामने एक प्रेजेंटेशन की शक्ल में रखना थोड़ा मुश्किल होता है। G20 समिट 9 और 10 तारीख को सितंबर के महीने में हो रहा है नई दिल्ली में, और उसको लेकर जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा, हमारी तैयारी पूरी है। आप लगातार प्रेजेंटेशंस देखेंगे और 9 और 10 तारीख को तो ख़ास पेशकश होगी। और इसके लिए गीता मैम हम आपको लगातार डिस्टर्ब भी करते रहेंगे। आपको अपना काम करना है, लेकिन बीच बीच में हमको भी बताते रहना है कि हम किस दिशा में पढ़ते रहें। इस तरह की बातचीतें और आपके सामने आती रहेंगी। इस बातचीत को सुन के आपको क्या लगा, अच्छा लगा या किसी सुधार की गुंजाइश लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आप देखते रहिए दी ललन टॉप। थैंक यू।